अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए आज एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कैम्ब्रिज आइल्स बुक 16 जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग सेक्शन 3। रीडिंग सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 28 to 33। इसका टाइटल है फीदर्स एज डेकोरेशन इन यूरोपियन हिस्ट्री। ये टाइटल है। सबसे पहले जो 28 से 33 तक सवाल हैं, 33 तक, ये है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को, स्टेटमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें इनके कीवर्ड्स का पता चल जाए। फिर इनको पैराग्राफ में से तलाश करने की और मैच करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द लिंक बिटवीन फीदर्स एंड वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। इसमें फीदर्स और इंटरनेशनल अवेयरनेस ये जो हैं ये कीवर्ड हैं। फीदर्स यानी कि परिंदों के पर, और इंटरनेशनल अवेयरनेस वाइडर बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल अवेयरनेस यानी कि बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी आगाही। ये दो जो है ये कीवर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनसूटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पसेस। फौजी मकासद के लिए ये एक नामुनासिब डेकोरेशन है। अनसूटेबल डेकोरेशन और मिलिट्री यानी कि फौजी मिलिट्री पर्पसेस के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है सिग्निफिकेंट राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ फीदर्स। यहाँ है कि राइज इजाफा और पॉपुलैरिटी ये कीवर्ड है। मकबूलियत, फीदर्स का वैसे अंडरस्टूड है कि बात ही फीदर्स की हो रही है पूरे पैराग्राफ में। पूरा पैराग्राफ जो है वो रिवॉल्व करता है फीदर्स के गिर्द, परों के गिर्द। तो इजाफा हुआ है राइज पॉपुलैरिटी में, यानी कि परों की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है फीदर्स की, या नहीं हुआ, ये किस पैराग्राफ में है। आगे नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है ग्रोइंग डिसअप्रूवल ऑफ द ट्रैपिंग बर्ड्स फॉर देयर फीदर्स। परिंदों से पर हासिल करने के लिए नापसंदीदगी का इजहार किया जाने लगा कि परिंदों को ट्रैप ना किए जाए उनके परों के हसूल के लिए। इसका डिसअप्रूवल, नापसंदीदगी, ट्रैपिंग बर्ड्स, परिंदों को जाल में फंसाने की नापसंदीदगी का इजहार, फादर फीदर्स, उनके परों के हसूल के लिए। इसमें डिसअप्रूवल है, ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स है, और फीदर्स वैसे अंडरस्टूड है। ये कीवर्ड है, डिसअप्रूवल और ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ए न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट। कि मादी के बारे में रिसर्च करने के बारे में एक नया नुक्ता नज़र। ए न्यू अप्रोच, अप्रोच और रिसर्चिंग द पास्ट ये कीवर्ड्स हैं। मादी के बारे में तहकीक करने का एक नया अंदाज। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है फीदर्स एज प्रोटेक्शन एंड ए सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है स्टाइल, मॉडर्निटी, और प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, डिफेंस। यहाँ आएगा फिर कि प्रोटेक्शन कीवर्ड है, तहफ़्फ़ुज़ और सिंबल, अलामत सोफिस्टिकेशन की, सिंबल ऑफ स्टाइल, ये हमारे कीवर्ड हैं, प्रोटेक्शन और सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट, एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वीयरिंग ऑफ फीदर्स एंड जेंडर। जेंडर का मतलब होता है कि मोनस मुज़क्कर, यानी कि मर्द और औरत की जिन्स के तयन के लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप कायम किया गया परों को पहनने से। एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आगे आ जाएगा जेंडर। जेंडर का मतलब है कि जिन्स, यानी कि मर्द या औरत, यानी कि मर्द वो आमतौर पर पहनते थे फीदर्स। आगे नेक्स्ट है आठवां पॉइंट, ए रीज़न फॉर द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फीदर्स बाय सोल्जर्स। एक ऐसी कोई वजह कि सोल्जर्स, सिपाही जो हैं वो काफ़ी अर्सा तक परों का इस्तेमाल करते रहे। कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फीदर्स बाय सोल्जर्स, यहाँ आएगा रीज़न हमारा कि वजह क्या थी यूज़ ऑफ फीदर्स, परों के इस्तेमाल की सोल्जर्स, सिपाहियों के हाथों। यानी कि सोल्जर जिसको क्यों इस्तेमाल करते रहे, परों को किस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अब इनके हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं।
देखते हैं। पहले इसको हमने स्किमिंग करना होता है, तेज़ी से पढ़ना है, पेंसिल घुमाते जाना है। जहाँ हमें कोई भी कीवर्ड हमें नज़र आता है वहाँ हमने रुक के स्कैन करना है और उस इंफॉर्मेशन को लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में दी हुई इंफॉर्मेशन से मैच करने की कोशिश करनी है। लेट अस ट्राई टुडे वी जनरली सी 8 फीदर्स विद द मिलिट्री यूरोप। यहाँ इस पैराग्राफ ए के लास्ट पे देखें तो यहाँ आता है हिस्टोरिकली फीदर्स वर एन इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव एक्सेसरी फॉर मैन। इनके एक्सेसरी फॉर मैन यानी कि मर्दों के लिए ये एक एक्सेसरी के इजहार का ज़रिया बन गया, सिंबल बन गई। यहाँ ये जिन्स के तयन की तरफ इशारा कर रहा है। एक्सप्रेसिव एक्सेसरी फॉर मैन, ये हमारा स्टेटमेंट ये मैच करता है। जेंडर की यहाँ बात हुई थी, जेंडर की बात हुई है हमारे 7th स्टेटमेंट में, तो ये 7th स्टेटमेंट के साथ मैच करता है। यानी कि 7th स्टेटमेंट का आंसर आएगा ए, या ए के सामने हमारा 7th स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में आमतौर पे हम पहली 2-3 लाइनें पैराग्राफ की और पैरे के एंड से 2-3 लाइनें पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं में से हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, हमें कोई ना कोई कीवर्ड और क्लू मिल जाता है। अब हम बी पैराग्राफ देखते हैं। Roblek has spotted that something unusual started to happen with feathers during the 16th century. They had become an indispensable, पैराग्राफ बी में तीसरी लाइन, थर्ड लाइन पे, they had become an indispensable accessory for the fashionable European man, यानी कि ये यूरोप के लोगों के लिए एक नागुज़ीर एक्सेसरी बन चुकी थी। ये बात जाहिर करती है, ये क्या जाहिर करती है कि सिग्निफिकेंट राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ फीदर्स, के परों की जो पॉपुलैरिटी मकबूलियत है उसमें इजाफा हो गया। इतना इजाफा हुआ कि यह नागुज़ीर हो गया। एक फैशनेबल यूरोपियन मैन के लिए परों की एक्सेसरी को यूज़ करना, परों को एक स्टाइल के तौर पे यूज़ करना नागुज़ीर हो गया, इंडिस्पेंसेबल हो गया। ये इन्फॉर्मेशन करेगी बी से मैच। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट का हमारा आंसर जो है वो हमें मिला है बी पैराग्राफ में। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ सी की तरफ। वाई दिस हैपेंड विल बिकम क्लियरर एंड रोबस्ट प्रोजेक्ट डेवलप्स। वन क्रूशियल ड्राइवर होवर वाज एक्सप्लोरेशन द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड स्पेशली। अब एंड पे कोई लाइनें देखते हैं। यूरोप एक्सपीरियंस्ड अ सडन बर्ड क्रेज एज एक्सोटिक बर्ड became a relatively common sight in the continent's largest markets। इसमें हम अब लिस्ट ऑफ हेडिंग देखते हैं। द लिंक बिटवीन फीदर्स एंड ए वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस, ये आखिरी लाइनें जो हैं इसकी। यूरोप एक्सपीरियंस ए सडन बर्ड क्रेज एज एक्सोटिक बर्ड्स, गैर मुल्की परिंदे, दूसरे मुल्कों से लाए हुए परिंदे, इम्पोर्टेड किस्म के परिंदे, became a relatively common sight in the continent's largest markets। यानी कि लार्जेस्ट मार्केट, उस बर आदम की बड़ी बड़ी मार्केटों में उन परिंदों का आना और उनकी खरीदो फरोख्त होना, ये जाहिर करता है द लिंक बिटवीन फीदर्स एंड ए वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस, कि इंटरनेशनल अवेयरनेस पैदा हो चुकी है। इनके परों की मार्केट जो है या उनकी खरीदो फरोख्त का जो कारोबार है वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुका है। इट मीन्स कि इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। तो पैराग्राफ सी जो है वो मैच करेगा हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग में जो पहला फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लिंक बिटवीन फीदर्स एंड वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट कम टू द पैराग्राफ डी। नॉर वर फीदर्स वार्न बाय पावरफुल अलोन in 1530,
A legislative assembly at Augsburg imposed restrictions on peasants and traders. अब आगे पढ़ते जाए इसको. All of which were regarded as hazardous during the 1550s. Eleanor of Toledo had hats made from peacock feathers to keep her dry in the rain. Gradually, the feathers came to indicate that the wearer was healthy and civilized. यहाँ कुछ क्लू मिलता है कि द वीरर वाज हेल्दी एंड सिविलाइज्ड, कि परों को पहनने वाला जो है वो ज़्यादा हेल्दी, इनके हेल्दियर, सेहतमंद और ज़्यादा महज़ब समझा जाता है, सिविलाइज समझा जाता है. लिहाजा इसका कोई लिंक कायम होता है हमारा ये डी पैराग्राफ के जो आखिर पे लाइनें हैं उसका, कि फीदर्स एज प्रोटेक्शन एंड ए सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन, यानी कि वो एक तो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है लोगों के लिए कि वो उन्हें मौसम से बचाती हैं, ड्राई इन द रेन, यानी कि उन्हें बारिश में उनको खुश्क रखती हैं, भीगने से बचाती हैं, ये जो पर हैं. और दूसरा, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस टुक टू वीरिंग देम एज ए मार्क ऑफ स्टल्टी एंड स्टाइल. ये जो दूसरी लाइन है, स्टल्टी एंड स्टाइल, आहर पे, यानी कि दोनों चीज़ों का तज़किरा इस पैराग्राफ के एंड पे आया है, डी पैराग्राफ के, कि एक तो वो तहफ़्फ़ुज़, मौसम से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनते थे पर, और दूसरा स्टल्टी एंड स्टाइल, यानी कि नज़ाकत और स्टाइल की अलामत, सिंबल समझे जाने लगे. ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें मतलूबा मिल गई हैं डी पैराग्राफ में, और ये मैच करता है हमारे 6th स्टेटमेंट, छठे स्टेटमेंट से, फीदर्स एज प्रोटेक्शन एंड एज ए सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. In time, her research may therefore reveal a tension between the agreeing use of feathers in this unlikely context, but as she also notes, she is perhaps the first historian to have spotted the curious emotional resonance of feathers in military fashion at all. All this shows a sea change in methodologies. A sea change. यहाँ पैराग्राफ एफ में आखिरी 3 लाइनों में देखें, ऑल दिस शोज अ सी चेंज. सी चेंज का मतलब होता है अ बिग चेंज, अ प्रोफाउंड चेंज, अ डीप चेंज, अ वाइड चेंज. एक वसी तब्दीली देखी गई इन मैथडोलॉजी, तरीक़ाकार में, यानी कि परिंदों के परों के हसूल के लिए या उनको डेकोरेट करने के जो तरीक़ाकार थे उनमें एक बहुत बड़ी चेंज देखी गई. ए न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट, यानी कि माजी के बारे में तहकीक करने के अंदाज बदल गए. ए न्यू चेंज, ए सी चेंज का मतलब होता है SEAC, सी और हाइफन और चेंज, ये लफ्ज़ बताते हैं कि ए बिग चेंज, ए प्रोफाउंड चेंज. तो जब चेंज का तज़किरा आया है, चेंज मीन्स अ न्यू अप्रोच, ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं. तो ये हमारा मिलेगा 5th स्टेटमेंट के साथ. पैराग्राफ एफ जो है वो मैच कर रहा है 5वें स्टेटमेंट के साथ, ए न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कोई रह तो नहीं गया. हाँ जी, देखें पैराग्राफ ई रह गया हमारा, पैराग्राफ ई रह गया और द स्टेटमेंट रह गया 8th स्टेटमेंट. पैराग्राफ ई जो है उसको पढ़ें तो पता चलता है कि इसके पैराग्राफ ई के दूसरे पैरे में आए, दूसरे हिस्से में, इट्स एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ ग्रेसफुल वार फेयरिंग. शी सेज दिस वाज अ पीरियड when there were no standing armies and it was hard to draft soldiers. One solution was to aestheticize the military to make it seem graceful and powerful. Feathers became associated with the idea of an art of warfare. यानी कि वो
सोल्जर्स इसका इस्तेमाल क्यों करते थे परों का? कंटिन्यूड यूज़ इसलिए करते थे कि ये वारफेयर का यानी कि जंग साजी के फ़न का एक हिस्सा समझा जाने लगा। इसलिए ए रीज़न फॉर द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फीदर्स बाय सोल्जर्स, इसका हमें यही जवाब मिलता है कि सिपाही इसे सोल्जर इसलिए इस्तेमाल करते रहे कि ये आर्ट ऑफ वारफेयर का एक लाजमी हिस्सा, पार्ट एंड पार्सल समझा जाने लगा। अब हमारे ये कंप्लीट हो गया सेक्शन। बाकी इसमें जो हैं स्टेटमेंट जो लिस्ट ऑफ हेडिंग में दी हुई हैं, वो सेकंड स्टेटमेंट जो है एन अनसूटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पज, ये ट्रैप था। देखिए ये इजाफी हैं क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स 8 हैं और जो क्वेश्चन है वो 28 से 33 तक वो 6 हैं। देखिए 2 हमारे पास ट्रैप हैं। इसमें और एक ट्रैप है ग्रोइंग डिसअप्रूवल ऑफ द ट्रैपिंग बर्ड्स फॉर देयर फीदर्स, ये भी ट्रैप था। ये स्टेटमेंट भी लिस्ट ऑफ हेडिंग ये भी ट्रैप थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 34 टू 36। अब हम देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं 34 का। इन सेक्शन बी व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द यूज़ ऑफ फीदर्स इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में परों के इस्तेमाल के बारे में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है? पहले हम इनको स्टेटमेंट्स को शार्ट सा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी शार्ट मेमोरी में ये महफूज रहें। फिर पैराग्राफ में से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इसकी तलाश करने की कोशिश करते हैं। सम वर नॉट रियल फीदर्स बट इमिटेशंस, कुछ हकीकी पर थे कुछ नकल थे, फेक थे। बी स्टेटमेंट है दे वर समटाइम्स कलर्ड आर्टिफिशियली, बाज़ औक़ात उन्हें मसनूई रंग दिए जाते थे। अब देखते हैं, birds were specially bred of their feathers. There was some disapproval of their use for decoration. क्योंकि ये 4 स्टेटमेंट हैं, MCQs हैं। इनमें से हमने सूटेबल तलाश करना है जो मैच करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब देखते हैं मुख्तलिफ पैराग्राफ में जहाँ इसका जिक्र आया है। पैराग्राफ बी में, क्योंकि पैराग्राफ तो उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो पैराग्राफ बी में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है परों के इस्तेमाल के बारे में। हाँ जी, पैराग्राफ बी के एंड पे अगर आए, आखिरी 2 लाइनों पे, ए 1548 रेसिपी रिकमेंड्स यूजिंग एशेज, lead monoxide and river water to create a very beautiful black for example। यानी कि ये कलर्स के लिए आया है कि ये उनकी कलरिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता रहा परिंदों को। दे वर समटाइम्स कलर्ड आर्टिफिशियली, उन्हें यानी कि मोनोऑक्साइड, लेड और रिवर वाटर इस्तेमाल किया जाता है, एशिज़ राख इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की इन परों को आर्टिफिशियल टच देने के लिए, आर्टिफिशियल टिंट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। रुब्लेक सजेस्ट द फीदर्स कस्ट्यूम वर्न बाय ड्यूक फेडरिक इन 1599 रिप्रेजेंटेड, यानी कि जो ड्यूक फेडरिक 1599 में जो लिबास पहनता था और पर इस्तेमाल करता था, वहाँ वो किस चीज़ की अलामत थे? यहाँ हमने स्टेटमेंट देखने हैं। ए लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू अमेरिकन ट्रेडिशंस, ए रिजेक्शन ऑफ द बिलीव्स हेल्ड बाय दोज अराउंड हिम, ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द कल्चर ऑफ द अमेरिकन्स। इसको हमने देखना है, पैराग्राफ का मेंशन नहीं किया गया, तो पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में ही होगा। आई थिंक दे आर आल्सो इन ऑर्डर, यानी कि तरतीब से ही दिए गए हैं। 35th क्वेश्चन का जवाब ये होगा, पैराग्राफ सी के दूसरे पार्ट में आखिरी 3 लाइनों में आखिरी 3 या 4 लाइनों में ड्यूक फेडरिक, हाँ यहाँ कीवर्ड मिल गया ड्यूक फेडरिक, ये हमें इस दूसरे पार्ट की पहली तीसरी लाइन में मिल गया है। पहले हिस्से की तीसरी लाइन में ड्यूक फेडरिक, इसका तज़किरा आ गया। हेल्ड अ डिस्प्ले एट हिज कोर्ट, वो अपने दरबार में एक नुमाइश लगाता, मुनक्किद करता है। एट विच ही पर्सनली अपीयर्ड wearing a costume covered in exotic feathers and representing the Americas। तो इसका मतलब है कि
ये स्टेटमेंट सी करेक्ट है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द कल्चर ऑफ द अमेरिकाज, यानी कि सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। और इसका हमने कहाँ से इंफॉर्मेशन मैच की है? पैराग्राफ सी के एंड से, दूसरे पार्ट से, जहाँ ड्यूक फेड्रिक लिखा हुआ है। ड्यूक फेड्रिक से हमें आसानी हुई है ढूंढने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि अकॉर्डिंग टू रुब्लेक वन रीज़न वाई फीदर सर्वाइव्ड इन यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम वाज बिकॉज, यानी कि वो यूरोपियन मिलिट्री लिबास का हिस्सा रहे पर सर्वाइव करते रहे, उसकी एक वजह थी। बर्ड्स वर सीन एज हैविंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, परिंदे कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस मजहबी अहमियत के हामिल थे। नेक्स्ट बी, फीदर्स सजेस्टेड सर्टन क्वालिटीज़ अबाउट मिलिट्री एक्टिविटीज़, या पर जो थे वो फौजी सरगर्मियों की कुछ ख़ास खसूसियात की तरफ इशारा करते थे, उनको सजेस्ट करते थे। अब हम ये देखते हैं कि हमें मतलूबा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है। ये पैराग्राफ ई में, रुब्लेक थिंक्स दैट देयर हैव बीन several reasons for this strange contradiction. It is associated with the notion of graceful warfaring, she says. यानी कि रुब्लेक कहती है, ये राइटर है कोई, कहती है कि ये वारफेयरिंग का एक हिस्सा समझा जा, बावकार किस्म की फेयरिंग, जंग साजी का, जंग जुई का जो हिस्सा समझा जाता था, यानी कि जंग जुई के एक बावकार तसव्वुर के साथ ये चीज़ मनसूब थी। तो इसका मतलब है कि हमारा बी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। फीदर सजेस्टेड सर्टन क्वालिटीज अबाउट मिलिट्री एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन है इसका, इसी टेस्ट का जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी पार्ट है 37 से 40 तक जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फीदर्स, यानी कि हैट जो थे वो लंबे स्याह परों से सजाए जाते थे। पहले हम पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट। फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज, यानी कि बगलों की कोई किस्म है, सार्स, बगले, क्रेन्स और स्वेलोज अबाबीलें, यानी कि अबाबीलों और बगलों से हासिल किए जाने वाले पर आगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मतलूबा जो है वो नीचे से लेनी है हमने समरी कंप्लीशन की तरह। फीदर्स फ्रॉम एक्सोटिक बर्ड्स, गैर मुल्की परिंदों के जो पर थे। आगे पीकॉक फीदर्स, मोर के जो पर थे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा 37 नंबर, हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फीदर्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ में तीसरी लाइन में, फॉर एग्जाम्पल स्टिल वियर अ बंच ऑफ लॉन्ग ब्लैक फीदर्स इन देयर हेड्स हैंगिंग डाउन टू वन साइड, ये हमें मिल गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्टेटमेंट ये मिलेगा 37 नंबर मिलेगा सी से। हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फीदर्स और वॉर्न टुडे बाय सम सोल्जर्स, ये पैराग्राफ ए में से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल स्टिल वियर, यानी कि अभी तक लोग वो पहनते हैं। अ बंच ऑफ लॉन्ग ब्लैक फीदर्स, यानी कि स्याह लंबे परों का एक बंच, एक गुच्छे की सूरत में वो पहनते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारा 38, फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। यहाँ क्रेन्स और स्वेलोज लफ्ज़ जो हैं ये हमें की वर्ड के तौर पे काम देंगे। देखते हैं कि क्रेन्स और स्वेलोज के जो पर थे उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये हमें लफ्ज़ ढूंढने होंगे क्रेन्स एंड स्वेलोज कि किस पैराग्राफ में ये मौजूद हैं। क्रेन्स एंड स्वेलोज पैराग्राफ बी में अगर आप स्कीमिंग करें तो आपको नज़र आएगा कि पैराग्राफ बी में 2 3 4 5वीं लाइन में आपको नज़र आएगा फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। इसकी आप फिर लाइन ढूंढने के बाद स्कैन करना है, उसके 1-2 लाइन आगे और पीछे तक पढ़नी होती है। इन प्रॉस्परस ट्रेडिंग सेंटर्स द सिटीजन स्टार्टेड वीयरिंग हैट्स बी डेक्ड विद, बी डेक्ड का मतलब सजे हुए। शहरियों ने ऐसे हैट पहनने शुरू किए
लोगों ने जो सजे हुए थे विद फीदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। अब देखते हैं कि इसकी कौन सी इंफॉर्मेशन इसके साथ मैच करती है। became popular decoration for urban dwellers। सिटी पीपल मीन्स अर्बन डिवेलर। जिसका कंट्री पीपल होता है कि देहात में रहने वाले, विलेज डिवेलर्स। तो यहाँ अर्बन डिवेलर्स का मतलब है कि शहरों में रहने वाले लोग, सिविल आबादी, सिटीजन्स। अर्बन डिवेलर्स की जगह सिनोनिमस वर्ड यूज हुआ है सिटीजन्स। शहरियों ने इन द 16th सेंचुरी बिकेम पॉपुलर डेकोरेशन फॉर अर्बन डिवेलर्स इन द 16th सेंचुरी। यानी कि बगलों और अबाबीलों के जो पर थे वो 16th सेंचुरी में आम शहरी जो हैं वो डेकोरेशन के तौर पे पहनने लगे और ये तस्वर पॉपुलर हुआ। आगे 39th है फीदर्स फ्रॉम एक्सोटिक बर्ड्स। गैर मुल्की परिंदों से हासिल किए गए पर। अब देखते हैं एक्सोटिक बर्ड्स का तज़किरा कहाँ कहाँ आता है। ये पेज 70 पे जो पैराग्राफ सी का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, उसके दरमियान में 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में वाइल विच ही पर्सनली अपीयर्ड वीरिंग ए कॉस्ट्यूम कवर्ड इन एक्सोटिक फीदर्स रिप्रेजेंटिंग द अमेरिकाज। यहाँ इसका तज़किरा आ गया है कि एक्सोटिक बर्ड्स वर यूज टू क्रिएट एन आउटफिट वॉर्न बाई ए पर्सन ऑफ हाई स्टेटस। यानी कि ये पर जो थे ये आला मर्तबे के हामिल अफराद लिबास के तौर पर पहना करते थे, यानी कि लिबास को डेकोरेट करते थे इन परों के साथ, गैर मुल्की परिंदों के परों के साथ। इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो लिखी होगी आगे। दिस वॉज नॉट जस्ट ए सिंबल ऑफ पावर बट ऑफ कल्चरल कनेक्टेडनेस। Rabelais just the message seems to be that he was embracing the global in a duchy that he was quite insular and territorial। यानी कि ये समझा जाता था कि ये उनके एलीट क्लास होने की अलामत हैं, यानी कि उनके लिबास को कवर करते थे और वो ड्यूक क्लास की अलामत थे। ये जो लफ्ज़ दिया ने वन बाई ए वॉर्न बाई एन आउटफिट वॉर्न बाई ए पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, यानी कि आला मर्तबे का कोई शख्सियत इन परों को यूज़ करती थी, एक्सोटिक बर्ड से लिए गए परों को। तो इसका तज़किरा जो है ये मिलता है पैराग्राफ सी के आखिरी जो हिस्सा है उसमें दरमियान में। इन 1599 फॉर एग्जांपल ड्यूक जो है वो ज़ाहिर है एक वीआईपी पर्सनैलिटी है, पर्सन ऑफ हाई स्टेटस है, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ क्लियर है कि यही जवाब है इसका। ड्यूक फैड्रिक जो था वो अपने दरबार में गैर मुल्की परिंदों से लाए गए परों का लिबास पहनकर नुमाइंदगी करता था। नेक्स्ट है और लास्ट है 40 पीकॉक फीदर्स। मोर के जो पर थे उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता था। अब हमने ढूंढना है इन तमाम पैराग्राफ्स में से, स्किमिंग करनी है तेज़ी से, और हमने ढूंढना है कि पीकॉक फीदर्स कहाँ हमें मिलता है। जहाँ हमें पीकॉक फीदर्स मिलेगा उस पैराग्राफ में हमारा आंसर छुपा होगा। तेज़ी से स्कैन करते जाएं। हाँ यस, पैराग्राफ डी में एलिनर ऑफ टोल्डो हैड हैड्स फ्रॉम पीकॉक फीदर्स टू कीप हर ड्राई इन द रेन। यानी कि यहाँ तज़किरा मिल गया पैराग्राफ डी पेज 70 पे आखिरी 3 लाइनों में। एलिनर ऑफ टोल्डो हैड हैड्स मेड फ्रॉम पीकॉक फीदर्स टू कीप हर ड्राई इन द रेन। अब हम मैच करने की कोशिश करते हैं कि पीकॉक फीदर्स ये मैच करेगा बी से। वर यूज्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर।
क्यों मैच करेगा बैड वेदर से कि यहाँ तज़किरा किया गया है, वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि टोल्डो हैड हैट्स मेड फ्रॉम पीकॉक फीदर्स टू कीप हर ड्राई इन द रेन, ताकि वो बारिश में उसे भीगने से बचा सकें। वेदर, बारिश का ताल्लुक वेदर से है, मौसम से है, और इसीलिए वर यूज एज प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर, यानी कि बारिश को, रेन को बैड वेदर की कैटेगरी में पुट किया गया है और उससे बचाने के लिए टू कीप फ्राम टू कीप, यहाँ उसने लिखा है वर्ड टू कीप हर ड्राई। टू कीप हर ड्राई का मतलब है टू सेव हर, टू प्रोटेक्ट हर फ्राम वेटनेस, कि उसे बारिश में भीगने से बचाने के लिए, उसे सूखा रखने के लिए, खुश्क रखने के लिए ये पर इस्तेमाल किए जाते थे। अब हमारा ये मुकम्मल हो गया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।